गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके पास अपनी एक लिखी हुई संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने डेफिनेशन देखा कॉन्स्टिट्यूशन का कि डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स all persons in a country can agree upon it as the basis of the way in which the country to be governed। अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स और प्रिंसिपल का एक सेट है, समूह है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लिखे हुए हैं और ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं जिस पे कंट्री के सारे लोग एग्री हैं कि किस तरीके से कंट्री को गवर्न किया जाना चाहिए। इसके बाद हमने देखा वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कंट्री को एक संविधान क्यों चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे आप देखो हमने इसकी चर्चा पहले कर रखी है, आपको पॉइंट दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री डेट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। मीन्स कुछ ऐसे आदर्श होने चाहिए हमारे संविधान में जो हमें उसे मानने के लिए, उस आदर्शों को मानने के लिए या उस आइडियल्स को मानने के लिए प्रेरित करते हों एक सिटीजन के रूप में। देन इट प्रोवाइड रूल्स एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड प्रिवेंट देम। यहाँ पे एक वर्ड आया है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स द कम्युनिटी हैविंग लेस पॉपुलेशन, जस्ट लाइक इन इंडिया सम religious communities are there, they have less number of people rather than Hindus। तो सिंपली कह सकते हैं कि हिंदू के अलावा जो भी कम्युनिटी इंडिया में रह रहे हैं, जो भी रिलीजियस दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो यहाँ पे माइनॉरिटी हैं। जस्ट लाइक क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, वो क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे आप ले लो जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप, यहाँ पे हिंदू भी माइनॉरिटी में हो जाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में हिंदू की संख्या मुस्लिम से कम है। देन ये हमारा संविधान करता क्या है कि इन माइनॉरिटीज लोगों को जिनकी संख्या कम है उनके लिए भी सेफगार्ड प्रदान करता है। और क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स राइट टू इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। जो हम भारत के सिटीजन हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, हमारे राइट्स को भी सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है, हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है इसे भी डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे दे रखा है। हमने देखा एक केस स्टडी नेपाल का। नेपाल जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाएं इस कंट्री से लगती है और कैपिटल क्या है इसका, काठमांडू। तो पहले क्या था, नेपाल में एक मोनार्कियल गवर्नमेंट था। मीन्स वहाँ पे राजा ही कंट्री के हेड थे, पूरा नेपाल के हेड थे, राजा ही रूल कर रहे थे और राजा का सन फिर राजा बनता था राजा की डेथ के बाद। तो ये सिस्टम मोनार्कियल सिस्टम कहलाती है। तो लोगों ने बहुत ही आंदोलन किया, तो उसके बाद अल्टीमेटली इन द ईयर 1990 एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया नेपाल में। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में हेड जो है, फाइनल अथॉरिटी किंग के ही हाथ में रहा। तो लोगों की सारी भावनाएं या सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इससे नहीं हो पा रही थी। इसके बाद फाइनली क्या हुआ, 2006 में किंग के पावर को ख़त्म कर दिया गया, नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। और इसके बाद भी नेपाल के लोगों की जो आवश्यकताएं थी या जो उनकी भावनाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी।
तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई। तो सबसे पहले 2007 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का रूप या फिर ड्राफ्ट, जिसमें क्या क्या मेन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है उसके शामिल किया जाता है और उसे कुछ समय के लिए लागू किया जाता है ताकि कंट्री का सिस्टम अच्छे से चलता रहे। एंड देन इन 2015 फाइनली नेपाल फॉर्म्ड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी नेपाल के पास एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है और नेपाल एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री भी है। अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, यही इसका सिग्निफिकेंस होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द लीडर्स हु मिसयूज हिज ऑथोरिटी। इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है कि यदि कोई लीडर अपने पावर का मिसयूज करता है, अथॉरिटी का मिसयूज करता है, तो हमारे पास क्या राइट है। हमारे पास राइट है कि आफ्टर 5 years वी कैन चेंज, वी कांट वोट टू सच लीडर हु इज मिसयूजिंग हिज अथॉरिटी और हिज पावर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ये अधिकार देता है कि हम वोट करें और वोट के द्वारा जिसे चाहें उसे अपना लीडर इलेक्ट करें। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड भी प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है ऐसे लीडर से, ऐसे ही वोटिंग के माध्यम से। देन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स। कंट्री में जितने भी लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, देयर बर्थ, देयर जेंडर, किसी भी आधार पे कोई भी इनइक्वलिटी की बात नहीं करता है। मीन्स ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन इंडिया। देन द थर्ड वन सिग्निफिकेंस इज Constitution ensures that dominant group does not use its power against powerless people। जो भी कमज़ोर लोग हैं वो किसी भी दबंग लोग या फिर पावरफुल लोग या फिर अमीर लोग के द्वारा दबाया न जा सके, इसकी भी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, संविधान में की गई है। जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको दे रखा था, इट वाज की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे संविधान को दूसरे संविधान से अलग करती हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग मोर देन 300 लीडर्स एक साथ होकर के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था संविधान के लिए, संविधान बनाने के लिए काम करना, और इसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये सारे लीडर्स आप जानते हो कि 2 years 18 days बैठ करके डिस्कस किया इन्होंने कि कैसा फॉर्म होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारे दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने अध्ययन किया और वहाँ से या फिर उसके साथ में ही भारतीय कल्चर से जो भी चीज़ इन्हें आवश्यक लगी वो इन्होंने भारतीय संविधान में इंक्लूड किया। और उस इंक्लूजन के बाद जो कुछ फीचर्स हमारे सामने आए उसमें से फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म, बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये कुछ फीचर्स हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इसके आगे भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन स्पेशली आपके बुक में ये 5 दे रखा है। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। और हम इन्हीं फीचर्स की व्याख्या आगे करेंगे। जस्ट लाइक द फर्स्ट वन फीचर इज फेडरलिज्म। तो ये जानते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। जब किसी भी कंट्री में मोर देन
वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो उस कंट्री को फेडरल कंट्री कहते हैं। जस्ट लाइक इन इंडिया वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हमारे यहाँ कौन है? पीएम महोदय। देन स्टेट गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? सीएम। और ये लोकल लेवल गवर्नमेंट की यदि हम बात करते हैं तो विलेज में हम पंचायत की देखते हैं और सिटी में क्या देखते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट हमारे यहाँ एक तरीके से कहा जाए गांव के लिए जो होता है उसे पंचायत बोला जाता है और शहर के लिए जो होता है उसे म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मीन्स इंडिया का जो गवर्नमेंट है वहाँ पार्लियामेंट के पावर को एक्सेप्ट किया गया है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, अर्थात इसे हम राइट टू वोट भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कभी कभी हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज भी देखते हैं, तो दोनों सेम ही हैं। इसे सिंपल भाषा में राइट टू वोट भी कहते हैं। ये भारत के हर सिटीजन को राइट दिया गया है जिनकी भी एज 18 ईयर्स प्लस हो, उन्हें ये राइट दिया गया कि वो वोट कर सकते हैं और अपने मन के लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इलेक्टेड लीडर्स हैं ये हमारे लिए अकाउंटेबल होते हैं, ये पीपल के लिए अकाउंटेबल होते हैं। मीन्स हमारी भलाई के लिए ये काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। द थर्ड वन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमने वोट दे करके गवर्नमेंट बनाया और गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्हें अथॉरिटी वोट के आधार पर दे रखी है कि वो हमारे लिए काम करे, तो हमने उन्हें पावर दे रखा है गवर्नमेंट को। तो जो पावर हमने गवर्नमेंट को दे रखा है उसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में बांट दिया गया है। ये 3 ऑर्गन्स क्या क्या हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या है? सबसे पहले हम देखें व्हाट इज लेजिस्लेचर। द ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ये लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, रूल्स बनाना। और जिन भी लीडर्स को हम इलेक्ट करके असेंबली के लिए भेजते हैं वो लीडर इस लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। जस्ट लाइक यदि हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ये हर स्टेट के लगभग कैपिटल में सिचुएटेड होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के लिए कहाँ पे सिचुएटेड है ये? Yes, we are seeing separation of power. Legislature over, then now see what is executive. The organ which is responsible for the implementation of law. Generally CM PM या फिर जो मंत्री होते हैं वो उनका काम क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूट करना इनका काम होता है जो भी लॉ बना हुआ है लेजिस्लेचर के द्वारा। देन द थर्ड वन दैट इज जुडिशरी। जो भी लॉ बना होता है उसे देखना कि उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसको एक्सप्लेन करना। यदि यदि मान लो कि कोई भी लॉ से जुड़ी हुई बातें हों तो उसका एक्सप्लेनेशन जुडिशरी में होता है, जिसे इन सिंपल हम लोग क्या कहते हैं? कोर्ट सिस्टम।
कोर्ट सिस्टम में कोर्ट में जा कर के हम वकील देखते हैं, जज की बात करते हैं, तो ये जुडिशरी के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट फीचर्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अस नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले क्या था, ये 7 था, अब कितने हैं, 6 हैं। जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे राइट्स हमारे पास दिए गए हैं। तो पहले ही बता रखा है कि सारे लोग कंट्री में इक्वल हैं, किसी भी आधार पे कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही हम सारे लोगों को बहुत सारे फ्रीडम दे रखे हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं रहने की, कुछ बिजनेस करने की, ये सारे फ्रीडम हमें दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देन कोई भी व्यक्ति एक्सप्लॉइट न हो, कि दूसरे के द्वारा शोषण न किया जाए, ये भी हमारे पास राइट दे रखा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। देन हमें अपने रिलीजन को मानने की स्वतंत्रता है, मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो भी जिस भी रिलीजन के लोग हैं अपने अनुसार से अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना एजुकेशनल ले सकते हैं। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स यदि इम्प्लीमेंट न हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में इन रेमेडीज को लागू करने के लिए भी राइट्स दे रखे हैं, ताकि जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसे अच्छे से लागू किया जा सके। जो बुक में जो लास्ट फीचर दे रखा है वो सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मेन मीनिंग है कि स्टेट, जिसे हम कंट्री कहते हैं, डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। स्टेट अपने रिलीजन के रूप में किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा या फिर दूसरे रिलीजन को नीचे नहीं दिखाएगा। यही कंडीशन या फिर ऐसे गवर्नमेंट को सेकुलर गवर्नमेंट कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और जहाँ भी आपको समस्या हो आप पूछना।